हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदू एनालिसिस। ये 26 मई का है। कुछ नेटवर्क इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं ये अपलोड नहीं कर पाई थी, बट आज इसको अपलोड कर रहे हैं और इसके बाद फिर मैं आज का हिंदू एनालिसिस अपलोड करूँगी। ठीक है। एक आर्टिकल था, हाउ विल ईरान प्रेसिडेंट्स डेथ इम्पैक्ट द रीजन। आपको पता है कि भारत ने ईरान के साथ कुछ ही दिन पहले लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया था रिलेटेड टू चाहबार पोर्ट, राइट। और ईरान के, जबकि यूएसए का सैंक्शंस की काफ़ी बार बार एक प्रेशर था इंडिया के ऊपर, बट स्टिल इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद ईरान ऑन चाहबार पोर्ट। लेकिन एक हफ्ते बाद क्या न्यूज़ आती है, 19 मई के दिन जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम राइसी, इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। जो अज़रबैजान जा रहे थे, जिस कंट्री में ये जा रहे थे, उस रास्ते में हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। इनके साथ कुछ साथी थे, कुछ फॉरेन मिनिस्टर्स भी थे, उनकी भी डेथ हो जाती है। और पूरा इल्ज़ाम किस पे आ रहा है? इज़राइल पे। क्यों आ रहा है? क्योंकि कुछ टाइम पहले ईरान ने इज़राइल पे भी, 1 महीने पहले की बात करें तो, अटैक किया था। तो एक ये अनुमान किया जा रहा है कि इज़राइल ने एक रिवेंज लिया है ईरान का ये प्रेसिडेंट को, इनको मार के। ठीक है, ये एक ऐसा न्यूज़ में था। टेंशंस रिमेन हाइज इन वेस्ट एशिया। अब पूरे इस आर्टिकल में बात क्या क्या है कि भाई यहाँ पे तो ये डेथ की बात हुई, फिर इस वॉर ने, ईरान ने हमास या फिर जितने भी मिलिटेंट्स हैं, यूथीज़ हैं, इन सबको सपोर्ट कर रखा था। ठीक है, एक बैकअप सपोर्ट दे रखा था। ईरान क्या है? एक शिया डोमिनेंट कंट्री है, दूसरी तरफ आपके सुन्नी है। शिया और सुन्नी के बीच में मतभेद रहते ही हैं। तो ईरान जो था, एक तो यहाँ पे इस पहले में बात हुई है कि द वॉर इन गाजा रेजेस ऑन विद ईरान बैकिंग हमास एंड अदर एंटी इजराइल नॉन स्टेट मिलिटेंट्स इन द रीजन. At home, the regime has been growing protest in recent years. Now, Iran has to elect a new president amid his uncertainty. अब इस पूरे रीजन में जहां ईरान स्ट्रांगली फाइट कर रहा था, अब इनके एब्सेंस में ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अब हु विल लीड द कंट्री, अब कौन उनकी जगह। इस वेस्ट एशिया ऑलरेडी टेंशन्स इतनी उसके अंदर है, प्रबल है। अब कौन होगा जो इस पूरी बागडोर को संभालेगा ईरान की, ये इस पूरे आर्टिकल में चर्चा हो रही है। हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज रैसी? रैसी कैसे इम्पॉर्टेंट था? ईरान के सेमी रिप्रेजेंटेटिव थियोक्रेटिक सिस्टम है ईरान का। द रोल ऑफ द इलेक्टेड प्रेसिडेंट इज़ लिमिटेड। वहाँ पे लिमिटेशंस है, वहाँ पे एक तरीके से कह सकते हो डोमिनेंसी या ऑटोक्रेसी चलता है। ठीक है, बट द प्रेसिडेंट एंड हीज गवर्नमेंट हैव अ से ऑन हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज़। इसके रिस्पेक्टिव में फिर भी वहाँ पे इलेक्शन और गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होना, इलेक्शन होना, ये सब फिर भी चीज़ें हैं। जैसे कि 2021 में ही रैसी इलेक्ट हुए थे एज अ प्रेसिडेंट। वो बात अलग है कि अपोजिशन में बहुत स्ट्रांग कोई था नहीं और रखा भी नहीं गया था। ठीक है, रैसी ओवरसो अ मार्क्ड शिफ्ट फ्रॉम दी हसन रूहानी ईयर्स व्हेन ईरान pursued dialogue with the West and reached a nuclear deal in 2015. अब ये ट्रांसफॉर्मेशन था कहीं ना कहीं। पहले का जो रिजिम था वो कहीं ना कहीं एक अच्छा रिलेशन बनाते हुए चल रहा था वेस्ट एशिया के साथ, न्यूक्लियर जो है उस डील तक पहुंचा था। लेकिन रईसी के इनके कंट्रोल में कुछ चीज़ें हटकर थी। स्ट्रांगली अपनी पर्सनालिटी को, अपने देश को एक वर्ल्ड लेवल पे रखना, ये कुछ इस तरीके से इनकी पॉलिसी में फीचर्स रहे हैं। ईरान साउथ क्लोजर स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद रशिया एंड चाइना। इनसे पहले जो प्रेसिडेंट था वो वेस्ट की तरफ अच्छे रिलेशन की तरफ, मजबूती की तरफ दौर था उनका। लेकिन राइसी आने के बाद ये जा रहे थे ईस्ट की तरफ, यानी चाइना है आपका, रशिया है। कहीं ना कहीं जो इनका पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी तरफ भी इनका रुझान रहा, क्योंकि रशिया और चाइना आपको पता है सोशलिस्ट और आपका कम्युनलिज्म वहाँ पे सिस्टम है जहाँ पे सरकार डोमिनेंट होती है। तो ये जो रईसी का टेन्योर रहा वो इस तरफ की तरफ रहा, ना कि वेस्ट की तरफ रहा। Double down on its support for the so-called axis of resistance non-state actors such as Hamas, Houthis and Hezbollah and expanded the country's nuclear program. इन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी बढ़ाया।
काफ़ी मिलिटेंट ग्रुप्स थे उनको भी सपोर्ट किया। तेहरान ऑल्सो एडॉप्टेड अ मोर एग्रेसिव पॉलिसी टूवर्ड्स इसराइल विच सॉ द 14 अप्रैल ड्रोन एंड मिसाइल अटैक। आपको पता है इसराइल को सपोर्ट कहाँ से मिलता है? यूएसए से, है ना। यूएस कंट्री सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है इसराइल को। अब ईरान ने पिछले 1 महीने पहले इसराइल पे अटैक भी किया, तो इट शो समवेयर कि इन्होंने एग्रेसिव पॉलिसी सबसे ज़्यादा अडॉप्ट कर रखी थी। विल हिज डेथ आफ्टर ऑल्टर इन ईरान्स पॉलिसीज? देखो, इनकी डेथ के बाद ऐसा तो नहीं है कि ईरान का जो एग्रेसिव पॉलिसी रही है विच इज़ अडॉप्टेड बाय राइसी वो चेंज होगी या उसके ऑल्टरनेटिव पे कुछ लाया जाएगा, बट दिस इज़ फॉर श्योर उसको उस तरीके से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज हो सकता है, लेकिन जो थीम रहा है वो वही रहेगा। और इनके एब्सेंस में जो भी तमाम रेस्ट लीडर है, स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर जो है, सुप्रीम लीडर जैसे आयतुल्ला अली खामेनी है, और ये इन्होंने ही ऐसा बताया कि भाई ईरानियन को कि गवर्नेंस बिल्कुल भी डिसरप्टेड नहीं होगी। तो हो सकता है अब जल्द ही जो है वो फिगर आउट किया जाए कि कौन सा जो है वो प्रेसिडेंट रहेगा ईरान का। लेकिन यहाँ पे बस यही एश्योरिटी दी है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई एग्रेसिव पॉलिसी जो ईरान ने अपना रखी है इसराइल के खिलाफ या फिर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्ट्रिक्ट रखने का, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्लोज आई विद रशिया एंड चाइना, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज पैराग्राफ्स इन दिस आर्टिकल। नेक्स्ट जो लास्ट इसका पैराग्राफ है वो है व्हाट डज राइसिस डेथ मीन फॉर इंडिया। इंडिया शुरू से ही ईरान के साथ अच्छा रिलेशन बनाया हुआ है सिंस द रेवोल्यूशन ऑफ 1979। यूएसए का कितना भी प्रेशर है बट स्टिल इंडिया एंड ईरान वर द क्लोज रिलेशनशिप इन ऑल एस्पेक्ट्स, चाहे वो पॉलिटिकल है चाहे आपका सोशो इकोनॉमिकल है। इवन दो ट्रेड टाइज हैव टेकन अ बीटिंग इन रिसेंट ईयर्स, व्यापार भी बहुत बढ़ रहा था, जबकि अमेरिकन सैंक्शंस लगे हुए थे तब भी इंडिया ईरान से दोस्ती बढ़ाने में पीछे नहीं हटा। वन गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस पार्टनरशिप विद द चाहबार पोर्ट जो अब चलेगा, 10 साल के लिए साइन है, लॉन्ग टर्म एक एग्रीमेंट है जो बंद नहीं होगा। और जो जयशंकर है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, इन्होंने राइसी का इनाग्रेशन भी अटेंड किया था इन अगस्त 2021। दैट शोज समवेयर हाउ वॉज इंडियाज विद ईरान, ठीक है। इन जनवरी मिस्टर जयशंकर ट्रेवल्ड अगेन टू तेहरान टू मीट इट्स लीडर एट अ टाइम व्हेन हुतीज द ईरान बैक्ड येमेनी शिया मिलिटेंट्स वर कैरिंग आउट अटैक्स अगेंस्ट वेसल्स इन द रेड सी। जो रेड सी में हुतीज़ कहाँ का एक मिलिटेंट ग्रुप है, ये यमन का है। तो जब अटैक हो रहा था रेड सी पे तो जयशंकर जी वहाँ गए थे इस साल जनवरी में, जिन्होंने इंडिया एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था, एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था जिसके तहत इंडियंस को वहाँ से निकालना था, रेस्क्यू करना था, ठीक है। तो यहाँ पे अर्लियर दिस मंथ इंडिया ने एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया चाहबार पोर्ट में। चाहबार पोर्ट वही है जो डायरेक्ट लिंक देता है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ में, इंडिया को डायरेक्ट एक लिंक प्रोवाइड करता है विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये हमारे लिए तो बहुत अच्छा रहा। द फैक्ट इंडिया सेंट वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ टू तेहरान टू ऑफर कंडोलेंसेस शो दैट रिटेनिंग द करंट मोमेंटम्स इन द टाइज रिमेन्स अ प्रायोरिटी फॉर न्यू दिल्ली, ठीक है। तो हमारे तरफ से भी वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पहुँचे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आर्टिकल का पूरा निचोड़ देखा जाए तो यही है। एक तो आपको यही समझना है कि ईरान का रेसी के अंत जो उनकी कंट्रोलिंग में था तो उन्होंने पॉलिसी कैसे अपनाई, ठीक है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांजिशन हुआ। इंडिया का ईरान से अच्छा रिलेशन रहा ही है, क्लोज आई रहा है, क्लोज रिलेशनशिप रहा है। जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं ईरान के साथ उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। सेकेंड आर्टिकल था वाई कोविड वैक्सीन सेफ्टी नीड्स स्क्रूटिनी। कुछ टाइम पहले जो यूके की कंपनी थी उसमें जब बहुत ज़्यादा केसेस दर्ज हुए यूके में, अप्रॉक्स 52 केसेस, जिसमें ये था कि भाई जो कोविड वैक्सीन बनाई थी कंपनी ने, उसका साइड इफ़ेक्ट्स हुआ। कई लोगों को ब्रेन हार्ट अटैक, ब्रेन फीवर, इस तरीके की बीमारियों से गुजरना पड़ा। 1-2 लोगों की डेथ भी हुई। तो उन्होंने ब्लेम लगाया और हाल ही में 1-2 महीने पहले उस कंपनी ने एक्सेप्ट किया, येस वी वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट। अब बात आती है इंडिया का क्या कंसर्न है कि यूके कंपनी ने भारत के साथ मिलकर, जो भारत की कंपनी अगर मैं कह दूं तो उसने मिलकर आपके यहाँ भारत में एक वैक्सीन का डेवलपमेंट किया, भारत बायोटेक कंपनी ने, जिसका नाम था कोविड कोवैक्सीन, ठीक है,
2 वैक्सीन आई थी कोविड के टाइम पे, अगर आपको याद होगा, तो कोवैक्सीन थी और आपकी दूसरी थी। तो कोवैक्सीन जो है ये हमारी खुद की इंडिजिनस नहीं रही, इसमें हमने बाहर की कंट्री के साथ मिलकर इसका निर्माण किया। इसके साइड इफ़ेक्ट्स, तो ये एक आर्टिकल आया था अभी ICMR यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, जिसने ये बताया, एक लेटर सेंड किया टू द रिसर्चर्स ऑफ BHU। इस संस्था ने BHU के रिसर्चर्स को एक लेटर सेंड किया काउंटरिंग देयर स्टडी ऑन दी साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ इंडियाज इंडिजिनस वैक्सीन फॉर कोविड, कोवैक्सीन। तो जो कोवैक्सीन BHU के रिसर्चर्स ने बताया था कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, उसका विरोध किया, उसका एक तरीके से एक लेटर जारी किया ICMR ने कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। इन अ रीजॉइंडर सेंट अ कपल ऑफ डेज आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द रिसर्च पेपर इन अ पीयर रिव्यूड जर्नल, ICMR हेड राजीव बहल क्लेम दैट हीज इंस्टीट्यूशन had been incorrectly and misleadingly acknowledged in the paper. He pointed out what he called critical flaws in the poorly designed study. Notably, the ICMR was involved in developing Covaxin along with the Bharat Biotech. क्या था, एक रिसर्च पेपर था जो पब्लिश हो गया था, लेकिन ICMR के जो हेड राजीव बहल, उन्होंने ये कहा कि ये इनकरेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं था। भारत बायोटेक के साथ उन्होंने खुद उस इंस्टीट्यूशन ने काम किया है, कोवैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी आर्टिकल, ठीक है, नथिंग मच, आपको इसमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ खास नहीं पूछेगा, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए एक क्रक्स, क्योंकि हो सकता है पूछ भी दे, बट इसका ओवरऑल यही है कि जो रिसर्च पेपर आया, इससे अच्छा होगा कि आप वो न्यूज़ पढ़ें जो पहले कंपनी में मना हो गया था, कंपनी UK कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। एक आर्टिकल था ब्राज़ील EU यूरोपियन यूनियन, ब्राज़ील और यूरोपियन यूनियन ने भारत से रिक्वेस्ट की है कि आप टाइम टू टाइम विद इन स्टिपुलेटेड टाइम नोटिस जारी करें शुगर सब्सिडीज़ के बारे में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। पूरा आर्टिकल यही बताता है, कई देशों ने नाराज़गी जताई है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत एज अ मेंबर कि भाई भारत जो है वो टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि वो अपने मैन्युफैक्चर जो फार्मर्स हैं उन्हें शुगर सब्सिडीज़ कितना प्रोवाइड कर रहा है। देखो सब्सिडीज़ का फंडा ये होता है, अगर छूट दी है तो जाहिर सी बात है कि वो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, है ना। जब प्राइस कम होगा तो लो प्राइस पे उसकी डिमांड ज़्यादा होगी इंटरनेशनल मार्केट में। देखो कहीं पे भी हो, चाहे भारत हो चाहे विदेश हो, हर कस्टमर सस्ती चीज़ खरीदना चाहता है। अगर उसे सस्ती चीज़ खरीद कर बेस्ट बेनिफिट्स मिल रहा है तो व्हाई नॉट, है ना। तो इससे क्या नुकसान होता है, दूसरे देशों के जो शुगर फार्मर्स है, प्रोड्यूसर्स है, उनको नुकसान होगा, क्योंकि उनका प्रोडक्ट जो होगा, शुगर जो होगा, वो विल बी एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू द इंडियन प्रोडक्ट्स, इंडियन शुगर। तो ये एक मैटर रहा। अब इसमें जो भारत ने जवाब दिया वो ये जवाब दिया कि जो शुगर का मैन्युफैक्चरिंग है या प्रोडक्शन है वो सरकार नहीं लेती है, प्रोक्योर ही नहीं करती, वो सारा मार्केट बेस्ड है। वो प्राइवेट कंपनीज जो है वो शुगर को खरीद लेती है, शुगर केन खरीदती है, तो इससे संबंधित उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन टाइम पे होती ही नहीं है, तो आपको प्रोवाइड कैसे करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल, ठीक है। G7 cities प्रोग्रेस बट नो डील सो फार ऑन फ्रोजन रशियन एसेट्स। अभी क्या हुआ, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज जो है उन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया वो इस पर वर्क कर रहे हैं, एक्टिवली प्रोग्रेसिव मोड पे है कि भाई जितने रशियन प्रोडक्ट्स हैं उसको फ्रोज़न किया है। दे आर इन दैट मूड टू हेल्प यूक्रेन, क्योंकि अब तीसरा साल शुरू हो चुका है, रशिया का इन्वेजन जो पॉलिसी है यूक्रेन की वो समाप्त नहीं हुई है। यूक्रेन को सपोर्ट मिल रहा है पूरा वेस्टर्न कंट्री से, और वो ये कह रहे हैं कि जितना भी फ्रोज़न रशियन एसेट्स हैं, जो रशिया के एसेट्स को फ्रोज़ कर दिया गया है, उसके प्रॉफिट को उससे मिलने वाले प्रॉफिट को वो यूक्रेन को देंगे, यूक्रेन की हेल्प करेंगे, यूक्रेन के जितना नुकसान है उसकी भरपाई होगी इस रशियन एसेट से। तो कुल मिला के ये आर्टिकल यही बताना चाह रहा है, जैसे रशियन एसेट्स फ्रोजन बाय द ग्रुप ऑफ 7 नेशंस विल रिमेन इमोबिलाइज्ड अंटिल रशिया पेज फॉर द डैमेज। अगर जब तक रशिया डैमेज जो यूक्रेन में डैमेज हुआ है, जब तक वो डैमेज पे नहीं करेगा तब तक उसको उसके जितने भी एसेट जो फ्रोज कर लिए, जो पकड़ लिए हैं ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ ने,
वो रिलीज नहीं करेंगे. बट दे वेंट फर्दर सेइंग दे वर committed to the further financial and economic sanctions, including continuing to target Russia's energy revenue and future extractive capabilities. युद्ध करने के लिए कभी भी क्या चाहिए होता है, फाइनेंशियल स्ट्रांगनेस चाहिए होती है. अगर किसी के पास पैसा है तभी वो लड़ पाएगा. अगर उसका पैसा, उसके इक्विपमेंट्स वही अगर जकड़ लिए जाए, जब्त कर लिए जाए, तो वो कहीं से भी युद्ध नहीं कर पाएगा. तो दिस kind of mentality, this kind of thought process is undertaken by this group of 7 countries against Russia. The summit wrapped up a day before after the US announced a new $275 million package of aid for Kyiv. यानी कि USA जो है वो यूक्रेन को दे रहा है, ऐड कर रहा है, पैसे दे रहा है, क्योंकि यूक्रेन में काफ़ी नुकसान जो हुआ है उसका वो भरपाई कर रहा है. कहीं ना कहीं ये ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज दे रियली वांट टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द यूक्रेन. ठीक है. किकिंग ऑफ द समिट यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी Janet Yellen has urged her counterparts to embrace ambitious options in considering how to use the frozen Russian assets. ठीक है. तो ये पूरा रशियन एसेट्स के ऊपर है. ऐसे करते करते हम आईआर में, आई एम प्रेटी श्योर यू ऑल गाइज विल बी सो मच कंफर्टेबल विद द आईआर पोर्शन, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसा नहीं है कि एक आप साल के अंत में पढ़ो. ये आप रोज़ अगर इस चीज़ को स्टडी करते जाओगे तो आपकी मेंटालिटी, आपका थॉट प्रोसेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप मेंस में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे. ठीक है, इन आईआर सेक्शन. सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई हिंदू एनालिसिस हियर ओनली. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड यू कैन पुट इवन योर क्वेरीज, योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.